मथुरा में एक बार फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामला तूल पकड़ रहा है, जिसको लेकर अब पुलिस कर्मियों के लिए एक बार फिर सुरक्षा बड़ा सवाल बन गया है, जिसके चलते हुए हिंदू संगठन के द्वारा 6 दिसंबर को अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी का ऐलान करते हुए ईदगाह मस्जिद में श्री कृष्ण पूजन जल अभिषेक का ऐलान किया गया। परंतु पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम और कड़े रुख के कारण सामाजिक संगठनों ने कार्यक्रम स्थगित करने की घोषणा कर दी है। वहीं फिर 6 दिसंबर को लेकर ऐलान के बाद माहौल फिर गर्मा गया, जिसको लेकर पुलिस के द्वारा गली मोहल्लों शहर के जगह जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के द्वारा मथुरा एसएसपी ने बताया कि शहर की छवि बिगाड़ने वाले व अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और कड़े कानून के तहत कार्रवाई होगी। फिर भी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस के द्वारा पेट्रोलिंग और पैदल मार्च किया जा रहा है और शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जागरूक भी किया जा रहा है। बता दें, इस विषय में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस सुरक्षा के लिए शांति के लिए पैदल फ्लैग मार्च कर रही है। इस विषय से स्थानीय पार्षद ने सभी आम जनमानस से शांति बनाए रखने की अपील की। खबर अयोध्या के थाना कैंट क्षेत्र से है, जहां 3 दिन पूर्व मोबाइल विक्रेता युवक को चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें मृतक के पिता ने अब्बू सराय के ही 2 भाइयों के खिलाफ नामजद तहरीर दी थी। वहीं कैंट थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि दूसरे की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी, जिसमें मृतक के परिजन नाराज होकर गुरुवार को एसएसपी से मुलाकात करने उनके कार्यालय पहुंचे, जहां एसएसपी से मुलाकात तो नहीं हो पाई। वहीं मृतक राहिल के ममेरे भाई आफ्ताब का आरोप है कि कैंट पुलिस पर दूसरे आरोपी शादाब को बचाने पर लगी है। हत्या के आरोप में एक हत्या आरोपी शहनवाज को जेल भेज दिया जा चुका है, लेकिन दूसरे को बचाने की कोशिश की जा रही है। इन दोनों भाइयों ने उसे प्लानिंग के द्वारा मारा है। पुलिस मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि इस पर निष्पक्ष जांच नहीं हो पा रही। हत्या आरोपी शादाब आरोपी है और उसका भी जेल जाना जरूरी है। अगर इसीलिए मुझे मुख्यमंत्री योगी के पास जाना पड़े तो मैं जाऊंगा और अपने न्याय की गुहार लगाऊं। महज 4800 रुपए के लिए राहिल की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। राहिल के पिता ने इस प्रकरण में थाना कैंट के अब्बू सराय निवासी 2 सगे भाइयों को नामजद करते हुए प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर कैंट थाना पुलिस ने एक भाई शहनवाज को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया, लेकिन दूसरे भाई को अब तक नहीं गिरफ्तार किया गया है, जिसको लेकर परिवार में नाराजगी है और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। खबर अयोध्या से है, जहां अयोध्या सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील महानगरी को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसकी भनक लगते ही सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। अयोध्या के सभी प्रवेश द्वार, होटल और धर्मशालाओं के साथ ही प्रमुख मंदिरों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। पुलिस के अतिरिक्त सीआरपीएफ के जवान और एटीएस दस्ता पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रामनगरी में आतंकी हमले का इनपुट मिलने के बाद सभी प्रवेश मार्गों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। शहर के सभी प्रवेश मार्गों को सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बता दें, संवेदनशील मंदिरों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। सीआरपीएफ के जवान रामनगरी के सभी प्रमुख स्थानों पर तैनात कर दिए गए। आपको बता दें, श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण चल रहा है और ऐसे में रामनगरी की सुरक्षा के कड़े प्रबंध से पहले एक बड़ी घटना सामने आ सकती है। इस बीच शहर के आतंकी हमले का इनपुट मिलने के बाद प्रशासनिक हमले में भी हड़कंप है और सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई। अयोध्या में आतंकी हमले की धमकी देने वाला युवक गुजरात के अहमदाबाद का बताया जा रहा है। वहीं सीओ अयोध्या आर.के. चतुर्वेदी ने बताया कि अयोध्या पहले से ही सुरक्षा को लेकर संवेदनशील नगर है और यहाँ समय समय पर शहर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जाता है। अयोध्या में आतंकी हमले की धमकी को लेकर उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर इस तरह के इनपुट आते रहते हैं। जो इनपुट आए हैं उनके विषय में जांच की जा रही है। बाकी की रूटीन चेकिंग और अधिक सघनता से की जाएगी। क्या की तैयारी किया सर? क्या आज पूरा वैसे भी हमारा जो ये परिसर है संवेदनशील है, उसको लेके मेला में भी हम लोग लगे रहे। हेलोजन ड्यूटी, रेड जोन हमारी एटीएस, उसी क्रम में एक जो सेट ड्रिल होती है उसके थ्रू बीच बीच में हम लोग हाई लेवल चेकिंग करते रहते हैं, जिससे अगर कोई भी संदिग्ध हो, अपने आप को छिपा रहा हो या जिसको लगता हो कि हम निष्क्रिय पड़े हुए हैं, और अपने फोर्स को भी सक्रिय करने के लिए हम ये चेकिंग करा रहे हैं। कोई इनपुट मिला है सीओ साहब आतंकवादी, जिससे आप लोग ये व्हाट्सएप और ये सोशल मीडिया पे तमाम इनपुट इस तरह के आते रहते हैं। जो इनपुट्स आए हैं उनकी हम जांच करवा रहे हैं क्या सत्यता उसमें। बाकी हमारी जो चेकिंग है रूटीन की है उसको हम और तगड़े से करा दे रहे हैं। खबर हाथरस जंक्शन से है, जहां क्षेत्र गांव छोक स्थित ससुराल से विवाहिता के गायब होने का मामला सामने आया है। मायके पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया। इसके साथ ही शव गायब करने का आरोप भी लगाया गया है। बता दें, हाथरस जंक्शन कोतवाली क्षेत्र के गांव बगराया की एक युवती की शादी इसी थाना क्षेत्र के गांव छोंक में मनीष नामक युवक से हुई थी। 2 दिन पूर्व विवाहिता अचानक कहीं गायब हो गई। विवाहिता के गायब होने के बाद विवाहिता के मायके पक्ष के लोगों ने विवाहिता के पति और ससुराल वालों पर विवाहिता की हत्या कर शव गायब करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही दहेज उत्पीड़न और हत्या के तहरीर पर थाने में
दर्ज कराई गई है। हाथरस जंक्शन क्षेत्र के सलेमपुर में पहुंचे समाजवादी पार्टी के पिछड़े वर्ग के प्रदेश उपाध्यक्ष SP नंद का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान सपा को वोट देने की अपील भी की गई। आपको बता दें, हाथरस जंक्शन क्षेत्र के सलेमपुर गांव में समाजवादी पार्टी के पिछड़े वर्ग के प्रदेश उपाध्यक्ष SP नंद लखनऊ से पहुंचे। उनके पहुंचने पर क्षेत्रीय ग्रामीणों और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष के द्वारा जहां 2022 चुनाव में समाजवादी पार्टी को वोट देने की अपील की गई, तो वहीं समाजवादी पार्टी की अब तक चल रही योजना और कार्यों के बारे में मौजूदा लोगों को जानकारी दी गई। समाजवादी पार्टी को जिताने की अपील भी की गई। इस मौके पर गौरीशंकर भाई, प्रदेश सचिव रूपकिशोर के साथ ही तमाम समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद रहे। खबर फरीदाबाद से है, जहां हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों में आपस में झगड़े को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि हरियाणा रोडवेज के सभी कर्मचारियों ने बस स्टैंड पर जोरदार हंगामा किया और जमकर हंगामा काटा। बता दें, खट्टर सरकार और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए और बसों को रास्ते में लगाकर बल्लभगढ़ बस स्टैंड को ब्लॉक कर दिया गया और मुर्दाबाद के जमकर नारे लगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा गठित निगरानी समिति के अध्यक्ष प्रीतम पाल सिंह ने विश्व भर में बढ़ते प्रदूषण पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि विकास के नाम पर इसमें ढील नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण बड़ी समस्या है, इस पर सख्ती होनी चाहिए। यमुनानगर पहुंचे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा गठित निगरानी समिति के अध्यक्ष प्रीतम पाल सिंह ने कहा कि पर्यावरण लगातार दूषित होता है, केंद्र सरकार इसके लिए चिंतन करे, बल्कि पूरी दुनिया चिंतित है। उन्होंने कहा कि डबल बेंच के नाम पर इसमें नहीं होनी चाहिए, एयर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। साथ ही कहा कि निश्चित रूप से विकास होना चाहिए, लेकिन पर्यावरण को शुद्ध रखना प्रथम स्तर पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के बैग को बेचना रखना अपराध है और इस पर भी सख्ती होनी चाहिए। वहीं NCR में कुछ सरकारी कंस्ट्रक्शन को निर्माण में छूट पर प्रीतम पाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, कोई भी नहीं हो सकता, ना सरकारी ना प्राइवेट। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को एक्शन लेना चाहिए। इसके साथ ही प्रीतम पाल ने कहा कि वायु प्रदूषण, वाटर प्रदूषण के लिए प्रयास होना जरूरी है। साथ ही अवैध माइनिंग को लेकर उन्होंने कहा कि माइनिंग नियमों के मुताबिक होनी चाहिए। देखा जाए तो पूरे देश में प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन गया है, ऐसे में बेहद जरूरी है कि प्रदूषण को नियंत्रण किया जाए। हरियाणा के अलग अलग इलाकों में बार बार रखरखाव के अभाव में करोड़ों का गेहूं हर वर्ष बर्बाद होता है और हाल ही में यमुनानगर के बिलासपुर में 80 लाख से अधिक का गेहूं खुले आसमान के नीचे रखा होने के चलते बर्बाद हो गया। अब हरियाणा वेयर हाउस कॉरपोरेशन ने रखरखाव का जिम्मा निजी कंपनी को देने का फैसला लिया है। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कॉरपोरेशन के चेयरमैन नैनपाल रावत ने बताया कि 9 लाख मीट्रिक टन गेहूं के रखरखाव के लिए एक कंपनी को ऑनलाइन टेंडर दिया गया है। इस कंपनी की जिम्मेदारी रखरखाव से लेकर मरम्मत तक की होगी। उन्होंने कहा कि बार बार रखरखाव को लेकर दिक्कतें आती है। रेवाड़ी में चावल, सरसों की जगह बाजरा रखा गया था। CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद हेराफेरी होती है, कर्मचारियों से इसकी बेपरवाही की जाती है। उन्होंने कहा कि अब रखरखाव का जिम्मा निजी कंपनियों को दिया जाएगा। फिलहाल 9 लाख मीट्रिक टन के लिए एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें से 1 लाख मीट्रिक टन का गोदाम कंपनी को हैंडओवर किया गया है। 5 लाख का मीट्रिक टन का और जल्द ही कंपनी को और दिया जाएगा। कुल 9 लाख टन का गेहूं रखरखाव के लिए कंपनी को दिया गया है। हरियाणा के विभिन्न इलाकों से बार बार गेहूं में पानी डालने, गेहूं खराब होने के मामले उजागर हो रहे थे, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। सूचना मिली कि जो बिलासपुर मंडी है, इसमें हमारा जो ओपन प्लांट पे माल लगा हुआ है वेयर हाउस का, जो हमारा गेहूं है वो काफ़ी मात्रा में ख़राब हुआ है। तो जैसे ही हमें पता लगा तो हम इसका निरीक्षण करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और लगभग 1500-1550 मीट्रिक टन। खबर बिहार के कटिहार से है, जहां एक व्यक्ति आत्मनिर्भर बनने की कहानी सुना रहा है। हर घर के सामने जाकर मोपेड पर लगे चक्की में पीसकर बाजार भाव से कम दामों में चने का शुद्ध सत्तू तैयार कर होम डिलीवरी कर रहा है। बता दें, जुगाड़ टेक्नोलॉजी से देशी लड़का देशी हॉर्लिक्स यानी चने का शुद्ध सत्तू का कारोबार कर रहा है और ग्राहकों के घर पहुंचकर होम डिलीवरी कर रहा है। देखा जाए तो यह आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर कही जा सकती है। मोपेड में चक्की फिट कर घर घर गली मोहल्ले जाकर ग्राहकों के सामने चक्की में पीस कर उपलब्ध करा रहा शुद्ध चना का सत्तू बाजार भाव से सस्ता होने के साथ ही शुद्ध भी है। देखा जाए तो ये एक आत्मनिर्भर बनने की कहानी कही जा सकती है। ग्राहकों ने कहा है कि आज के दौर में इससे ज्यादा शुद्धता की गारंटी और कहां हो सकती है। दूसरे प्रदेश की कंपनी में काम को छोड़ खुद आत्मनिर्भर बनकर विभिन्न जिलों के गली मोहल्ले में शुद्ध सत्तू बेच प्रतिदिन 1000 रुपए से अधिक मुनाफा कमा रहे अरा जिले का रंजन है,
जिसने लॉकडाउन में पूंजी का जुगाड़ कर एक मोपेड खरीदा और पिसाई करने कर चक्की खरीदी। अपनी कमाई और खुद के रोजगार से खुश होकर रंजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थैंक यू भी बोल रहा है। देखा जाए तो रंजन की इस बहादुरी पर एक बात याद आ जाती है कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है। कुछ इसी तरह का उदाहरण इस वक्त रंजन ने पेश किया है। मामला सही है क्योंकि चने का स्वाद शुद्ध है और अच्छा है, इसीलिए हमने हर जगह जाकर देते हैं 100 रुपये किलो। कैसे प्रेरणा मिला ये मोदी जी से? हाँ बिल्कुल, क्या हमें मोदी जी ने आत्मनिर्भर करने के लिए बोला था, इसीलिए हमने सोचा कुछ न कुछ करूं। और का तो किस तरह से किए? पैसे का हमने जुगाड़ किया लगभग 1 लाख रुपए और उसी में अपन कर रहे हैं। तो क्या कैसे बेचते हैं ये? चने का सत्तू 100 रुपये किलो। बाजार में क्या भाव है? 120-30 का होगा। शुद्धता की गारंटी है? 100% है। ये छोटा सा मोपेड में पूरा मील बैठा लिया है, कैसे कैसे क्या किया? हमने भी देखा था एक जगह, इसीलिए हमने भी लगा लिया है। और क्या किए हो इसमें? इसमें पीछे वाला सीट कबार के मशीन बैठा दिए, चक्की आगे में 2 बोरा रखते हैं, 1 बोरा। थैंक यू बोलोगे मोदी जी को? थैंक यू। कितना कमा लेते हो? 1000-1200 लगभग। ये श्रेय जो जाता है किसके ऊपर जाता है? मोदी जी के ऊपर? हाँ, मोदी जी के ऊपर जाता है पूरा। थैंक यू बोलोगे? थैंक यू। क्या बोलोगे थैंक यू? मोदी जी को धन्यवाद। क्या नाम है? रंजन कुमार गुप्ता। कहाँ घूम कर बेचते हो सब? तो हर जिले में जाते हैं। जैसे मैं 1 सप्ताह पहले पूर्णिया में थे, अब कटिहार में 4 दिन से कर रहे हैं, घूम रहे हैं। लोगों को तो आसानी होता होगा? हाँ बिल्कुल। क्या नाम बताए थे? रंजन कुमार गुप्ता। कहाँ गए थे? आरा जिला।